हेलो फ्रेंड्स, क्रॉनिकल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु। यूपी पीसीएस की मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम एथिक्स थर्ड पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो आगे के 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस इज मोर डिफिकल्ट क्राइसिस ऑफ कंसाइंस is more difficult for an ethical person to handle. How far do you agree with this statement? How far do you agree with this statement? Justify your answer with arguments. Okay? तो क्वेश्चन हिंदी में क्या है? नैतिक व्यक्ति के लिए अंतरात्मा के संकट को संभालना अधिक कठिन होता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जो है वो एक सिचुएशन है। हम जानते हैं आपके एथिक्स पेपर 4 में आपको कंसाइंस और इन सभी चीज़ों से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ना है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस एक एथिकल पर्सन को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है एक अनएथिकल पर्सन की तुलना में। तो आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? आपको अपने आंसर को आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई करना है। प्रश्न यही पूछ रहा है। तो जैसा हम अभी तक करते आए हैं, इंट्रोडक्शन में हम किस चीज की बात करेंगे? जिस चीज पर प्रश्न केंद्रित है। प्रश्न किस पर केंद्रित है? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस पर केंद्रित है, अंतरात्मा का संकट। तो अंतरात्मा का संकट क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हम उसी को डिफाइन कर देंगे। ये बड़ी आसान बात होगी। इंट्रोडक्शन में हम क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को डिफाइन कर देंगे। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अंतरात्मा का संकट। अंतरात्मा क्या होती है और अंतरात्मा का संकट क्या होता है? हम सभी मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज अ मोरल एजेंट। हमारे एक्शंस को अच्छे और बुरे में जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ये जो जजमेंट या इवैल्यूएशन है, ये कई चीज़ों के द्वारा होता है, कई चीज़ों के जरिए होता है। उसमें से एक जरिया या एक कंपोनेंट कंसाइंस है, हमारी अपनी अंतरात्मा। So we can say that conscience, it is a component of ह्यूमन मोरल एजेंसी और ह्यूमन मोरल पर्सनालिटी। हमारा जो नैतिक व्यक्तित्व है या फिर मानव का जो अस्तित्व है, उसका यह एक कंपोनेंट है जो ह्यूमन एक्शन को जज करता है, इवैल्यूएट करता है। क्या करता है? अंतरात्मा क्या करती है? अंतरात्मा हमारे व्यक्तित्व का या अस्तित्व का वह भाग है जो हमारे कर्मों को अच्छे और बुरे में इवैल्यूएट करती है, उनका मूल्यांकन करती है। और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस क्या होता है? अंतरात्मा का संकट। जब हमारी अंतरात्मा कह रही हो कि कोई चीज बुरी है, कुछ करना गलत है, इफ टू डू समथिंग इज अनफेयर एंड इमोरल, रॉन्ग, अगर कुछ करना गलत है, उसके बावजूद हम या तो वो करते हैं या करने को विवश होते हैं, उस संकट को, उस डायलेमा को, उस दुविधा को, उस कंफ्यूजन की स्थिति को हम क्राइसिस ऑफ कंसाइंस कहते हैं, अंतरात्मा का संकट कहते हैं। सो व्हाट इज क्राइसिस ऑफ कंसाइंस? क्राइसिस ऑफ कंसाइंस इज अ situation of disturbance. Crisis of conscience is a situation where an individual feels disturbed. Why? Because what he or she does or is going to do is not fair or is not moral according to his conscience or her conscience. That is crisis of conscience. उसे हम अंतरात्मा का संकट कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा कह कुछ और रही है, हम कर कुछ और रहे हैं या कुछ और करने जा रहे हैं। फाइन। सो वी हैव टू डिफाइन दिस इन द इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल कम टू the statement crisis of conscience is more difficult for an ethical person to handle. Now in the introduction you can do otherwise also. You can introduce with, आप अंतरात्मा के संकट और एक नैतिक और अनैतिक व्यक्ति के साथ जोड़कर भी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। किस प्रकार से? तो जो एक नैतिक व्यक्ति है उसका एथिकल अवेयरनेस ज़्यादा होता है। व्यक्ति नैतिक इसलिए है क्योंकि उसका जो एथिकल अवेयरनेस है, एथिकल अवेयरनेस एक लार्जर कंसेप्ट है जिसमें कि हम अपने
एक्शंस के जो एथिक्स हैं और जो अपने इंडिविजुअल एथिक्स के डिटर्मिनेंट्स हैं, हमारा जो इंटरनल एथिकल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उन सब को लेकर हम अवेयर होते हैं, उसी को हम एथिकल अवेयरनेस कहते हैं। तो एक एथिकल व्यक्ति ज़्यादा एथिकली अवेयर होगा, एक अनएथिकल व्यक्ति कम अवेयर होगा। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि एथिकल व्यक्ति अपनी कंसाइंस को ज़्यादा सुनता होगा या ज़्यादा उसको समझता होगा एक अनएथिकल व्यक्ति की तुलना में। तो आप क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और एथिकल अनएथिकल व्यक्ति के बीच लिंक स्टैब्लिश करके भी अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं स्टेटमेंट पर। सो क्राइसिस ऑफ कंसाइंस इज मोर डिफिकल्ट फॉर एन एथिकल पर्सन टू हैंडल। ओके, लेट अस सी इट। क्राइसिस ऑफ कंसाइंस crisis of conscience. So we will make a subheading: crisis of conscience is more difficult for an ethical person to handle. For an ethical person to handle. अब इस सब हेडिंग में हम अपनी बात को, जो इसके पक्ष में हमारी बात है, हम उसको रखेंगे। ठीक है, ओके, सो फाइन। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, एज वी टॉक्ड, दैट द एथिकल अवेयरनेस ऑफ एन एथिकल पर्सन विल ऑब्वियसली बी मोर, उसका ज़्यादा होगा, तो उसे अपने अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। एक नैतिक व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी एक अनैतिक व्यक्ति की तुलना में। इसीलिए उसके लिए अंतरात्मा के संकट को हैंडल करना और मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि द एथिकल पर्सन वो क्या होगा? सो एथिकल पर्सन विल बी मोर कॉग्निजेंट और अवेयर ऑफ his or her conscience, और चूंकि ज्यादा अवेयर होगा अपनी कंसाइंस को लेके, तो वो जो कंफ्यूजन है, वो डायलेमा है, उतनी ही शार्प होगी, उतना ही ज्यादा शार्प होगा। दैट इज व्हाई इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू मैनेज सच अ सिचुएशन। अच्छा, इसी में हम दूसरी बात कह सकते हैं कि जो एथिकल पर्सन है, ethical person is more concerned about the consequences of his or her action in the situation of crisis of conscience। एक जो नैतिक व्यक्ति है, वह अंतरात्मा का संकट झेल रहा है या झेल रही है, तो उसे ज़्यादा चिंता है कि मेरे से कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे से गलत ना हो जाए। तो वैसी स्थिति में वो व्यक्ति कंसिक्वेंसेस को लेकर ज़्यादा कंसर्न्ड है। एक अनएथिकल व्यक्ति अनकंसर्न्ड होता है, गलत भी हो गया तो उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा भी हो गया, सो ही और सी इज अनकंसर्न्ड। बट एन एथिकल पर्सन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर एक्शंस। सो उस सिचुएशन में इफ द पर्सन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द consequences, more concerned about consequences of actions, so it becomes more dilemmatic, it becomes more confusing to pick a course। एक रास्ता चुनना वैसे अंतरात्मा के संकट की परिस्थिति में और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि एथिकल पर्सन जो है, एथिकल पर्सन विल हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ गिल्ट, मोर एक्सपीरियंस ऑफ निगेटिव इमोशंस कंपेयर टू एन अनएथिकल पर्सन। मान लीजिए कि कोई नैतिक चरित्र का व्यक्ति है, यदि उसे लगे कि उसके कोई कर्म संभावित रूप से किसी को कष्ट पहुंचा सकते हैं या उसके एक्शन से किसी को दुख पहुंच सकता है, तो व्यक्ति के अंदर जो एक गिल्ट की फीलिंग आएगी, व्यक्ति के अंदर जो एक बुरी भावना स्वयं को लेकर आएगी, तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए क्राइसिस ऑफ कंसाइंस हम कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में एक एथिकल पर्सन के लिए हैंडल करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक अनएथिकल पर्सन की तुलना में। ओके, सो द एक्सपीरियंस ऑफ गिल्ट और निगेटिव इमोशंस इन सच सिचुएशन, निगेटिव इमोशंस। और अनएथिकल व्यक्ति को कोई दिक्कत ही नहीं है, इसीलिए उससे कोई डिफिकल्टी नहीं है हैंडल करने में, एथिकल पर्सन को प्रॉब्लम है। अच्छा, चौथी बात यह है कि एथिकल पर्सन
in the state of crisis of conscience, thinks about multiple stakeholders, thinks about the multiple consequences of his or her action. So it becomes a difficult ethical situation in which the person finds it tough to find a way out. बात आ रही है समझ में? क्योंकि एक एथिकल व्यक्ति क्या है, क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के सिचुएशन में सभी के विषय में सोचता है, सभी जो हितधारक हैं उनके विषय में सोचेगा। अनएथिकल पर्सन को क्या मतलब है, किसी स्टेक होल्डर का अच्छा हो बुरा हो उसे कोई मतलब नहीं है। एथिकल पर्सन को उससे कंसर्न होगा, तो वो सभी स्टेक होल्डर के बारे में सोचेगा, मल्टीपल कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचेगा। वैसी स्थिति में अपने लिए एक कॉम्प्लेक्स एथिकल एनवायरनमेंट बना लेगा, एक ऐसी स्थिति बना लेगा जिससे कि रास्ता निकाल पाना बड़ा कठिन होगा। इसीलिए एक एथिकल पर्सन के केस में क्राइसिस ऑफ कंसाइंस को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। सो वी कैन provide these arguments, you can write in this format also, or you can frame separate statements for all of these arguments. So an ethical person creates a complex ethical environment, क्यों? multiple stakeholders, multiple consequences, their effect, and all of this makes it very difficult in the case of for an ethical person to handle this situation. But can we say that this is the only picture? क्या एक यही स्थिति है? क्या एक नैतिक व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाई आएगी? तो अगर हम इन पहलुओं से देखें तो ज़्यादा कठिनाई आएगी, लेकिन कुछ ऐसे भी फायदे एक नैतिक व्यक्ति के हैं कि क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के सिचुएशन में वह समाधान निकाल सकता है या निकाल सकती है। सो वी कैन स्लाइटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट एज द क्वेश्चन सेज हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, कहां तक सहमत हैं? तो भाई इन बिंदुओं के आधार पर तो हम स्टेटमेंट से सहमत हैं, लेकिन अब देखिए, अब इसमें बात ये आती है कि जो एथिकल पर्सन है, एथिकल पर्सन क्राइसिस ऑफ कंसाइंस के टाइम पे वो गाइडेंस के लिए भी जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो कम होगा, वो गाइडेंस के लिए जाएगा इन द केस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, एंड कैन आस्क द हेल्प ऑफ पियर्स, सीनियर्स, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे पूछेगा, वो किसी अन्य चीज की शरण में जाएगा। सो द इंडिविजुअल विल हैव लेस इगोइस्टिक टेंडेंसीज, विल सीक मोर गाइडेंस, विल सीक मोर way out of the situation from others. That is why it may become easier for him or her to get through. अच्छा, ethical person उसके लिए क्या है कि he or she will have more rationality towards the issue. He or she will have more rational approach. थोड़ी देर के लिए एक जटिल स्थिति में वो फंस सकता है, लेकिन उसका जो अप्रोच होगा वो रैशनल होगा। फाइन, एंड दैट रैशनैलिटी विल प्रोवाइड हिम द वे आउट। सो एथिकल पर्सन के केस में हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ रैशनल मैनर एंड कैन मेक अ वे आउट इजिली ऑफ दैट क्राइसिस ऑफ कंसाइंस सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस आधार पे कह सकते हैं कि नॉट कंप्लीटली एन एथिकल पर्सन, हाँ उसके सामने जो है नैतिक चुनौतियां आती हैं अंतरात्मा के संकट का सामना करने के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि अनैतिक व्यक्ति से ज्यादा उसको दिक्कत आए, पर वो वैसे सिचुएशन का एक रैशनल और एक होलिस्टिक समाधान निकाल पाने में अनएथिकल व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सक्षम होता है। तो हम इस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। ध्यान रहे 125 शब्दों में उत्तर को लिखना है। तो सिटीजन्स चार्टर कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल टू इंप्रूव गवर्नेंस। थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट। थ्रो लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट का मतलब इस कथन पर प्रकाश डालिए, मतलब उसको और उजागर कीजिए, मतलब उसको और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सो थ्रो लाइट ऑन द स्टेटमेंट दैट इज सिमिलर टू द डायरेक्टिव वर्ड क्लैरिफाई। स्पष्ट कीजिए। ओके, 8 मार्क्स का है तो आपको 125 शब्दों में लिखना है। प्रश्न क्या है? नागरिक संहिता का उपयोग शासन में सुधार के एक प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
प्रभावी उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। यानी कि प्रश्न बनाने वाले के दिमाग में ये बात है, वह इस माइंडसेट से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिटीजन चार्टर को उतने इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देखिए एग्जाम में क्या होता है, चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, यदि आप एग्जामिनर के या फिर इंटरव्यूअर के माइंडसेट को समझते हैं कि वो किस किस अप्रोच के साथ, किस एक्सपेक्टेशन के साथ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आंसर देना ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या है कि एक प्रभावी उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है शासन में सुधार के लिए। यानी वह मान के चल रहा है कि प्रभावी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो उसको कैसे हम प्रभावी और बना सकते हैं, आपको इस दिशा में आंसर लिखना है। इंट्रोडक्शन में क्या बात होगी, इंट्रोडक्शन में फिर वही सिटीजन चार्टर को हम डिफाइन कर देंगे, या फिर हम इसमें गवर्नेंस के इंप्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक समस्या को हाईलाइट किया गया है क्वेश्चन में, है ना, एक प्रॉब्लम को। सो वी हैव टू इंप्रूव गवर्नेंस, सो वी कैन ऑल्सो प्रेजेंट फैक्ट्स डेटा विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नेंस स्टेटस इन इंडिया। भारत में शासन की स्थिति या उत्तर प्रदेश में शासन की स्थिति के ऊपर हम कोई आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि नीति आयोग के स्टेट्स को लेकर जो इंडेक्स है उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, ओवरऑल इंडिया में जो गवर्नेंस को लेकर स्टेटस है वो क्या है, उसके साथ भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और सिटीजन चार्टर को डिफाइन करके भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एक सिटीजन चार्टर क्या है। इन दोनों तरीकों से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस, ठीक, अच्छा, इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस, दोनों में से किसी तरीके से। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है, आपके पेपर 4 के सिलेबस में ये टॉपिक है, आपको पढ़ना है। नागरिक संहिता, सो इट इज अ डॉक्यूमेंट, यह एक दस्तावेज होता है। इस दस्तावेज में क्या होता है, इसमें किसी भी संगठन के द्वारा नागरिकों के प्रति अपनी संबद्धता, अपनी जो कमिटमेंट है, अपना जो एक कमिटमेंट है सर्विसेज को लेकर, सेवाओं के मानक को लेकर, सेवाओं के स्तर को लेकर, और ग्रीवांस रिड्रेसल को लेकर, उनकी शिकायतों के निवारण को लेकर, जो ये सभी कमिटमेंट्स हैं, जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो सभी प्रतिबद्धताएं उस डॉक्यूमेंट में उल्लेखित होती हैं। ऑल सच कमिटमेंट्स आर लेड डाउन और रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सिटीजन चार्टर। बात आई समझ में। नागरिक संहिता, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नागरिकों से अपने कमिटमेंट को ले डाउन करता है कि भाई हम आपको ये सेवाएं, इस स्तर की सेवाएं देंगे, यदि आपको शिकायत हुआ तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपके शिकायत का निदान इस प्रकार से होगा, और संसाधनों का और ज्यादा इफेक्टिव इस्तेमाल, प्रभावी इस्तेमाल करने के उसमें वो कमिटमेंट या वायदे प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। अच्छा, उसमें कई बार नागरिकों से भी अपेक्षाएं, सिटीजन्स से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी शामिल होती हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम सिटीजन चार्टर कहते हैं। तो दोनों में से किसी तरीके से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रकाश डालना है, यानी हमें इसे और उजागर करना है, स्पष्ट करना है। सिटीजन चार्टर कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल टू इंप्रूव गवर्नेंस। सो लेट अस मेक अ सब हेडिंग, हम एक सब हेडिंग बनाएंगे, सिटीजन्स चार्टर एज एन इफेक्टिव टूल कैन बी मेड एन इफेक्टिव टूल, मेड एन इफेक्टिव टूल to improve governance, to improve governance। अच्छा, अब इसमें पहली बात हम क्या कहेंगे, देखिए सिटीजन चार्टर के आपको कंपोनेंट्स को भी समझना होगा। सिटीजन चार्टर में जैसा मैंने आपको बताया कि सर्विस स्टैंडर्ड्स ले डाउन किए जाते हैं, जो सेवा के मानक हैं, सेवा के जो स्तर हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोई भी संगठन नागरिकों को ये तो थोड़ी कहेगा कि हम आपको लो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। सिटीजन चार्टर में वो हमेशा हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराने का वायदा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लियर स्टैंडर्ड्स हो, क्लियर एंड अचीवेबल स्टैंडर्ड्स हो, है ना, क्लियर और अचीवेबल सर्विस स्टैंडर्ड्स हो जिसका कमिटमेंट किया जा रहा है, सर्विस स्टैंडर्ड्स। So clear and achievable service standards, if they are included in the citizen charter, so it can bring more objectivity, as well as efficiency in performance। ज्यादा objectivity आ जाएगी,
लोगों को पता रहेगा कि भाई ये सर्टेन स्टैंडर्ड्स हमें मीट करने ही करने हैं, और ऑब्वियसली दे वुड बी ऑफ हायर क्वालिटी। लेकिन उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड सेट करने में एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए। सिटीजन चार्टर अभी इफेक्टिव टूल के रूप में काम क्यों नहीं कर पाते या थोड़े पिछड़ जाते हैं अपने जो मैंडेट है उसको अचीव करने में? उसका वजह ये है कि जो स्टैंडर्ड्स ले डाउन है वो एम्बिगस है, एट टाइम्स दे आर ओवर एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस। तो अचीवेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो इससे क्या आएगी? ऑब्जेक्टिविटी आएगी, एफिशिएंसी आएगी परफॉर्मेंस में, और जो गवर्नेंस है ओवरऑल वो इंप्रूव हो जाएगा। सो इन दिस मैनर इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू इंप्रूव गवर्नेंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि सिटीजन चार्टर की डिजाइन में क्या नागरिकों का पार्टिसिपेशन होता है? कितने संगठन और संस्था ऐसे हैं जो नागरिकों को साथ में लेकर सिटीजन चार्टर फ्रेम करते हैं? सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेमिंग और डिजाइनिंग ऑफ सिटीजन चार्टर इज अ टॉप डाउन एक्टिविटी दैट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पर नागरिकों के साथ भागीदारी नागरिक संहिता को स्थापित करने में कमजोर पड़ जाती है। सो वी कैन से दैट इट कैन बी मेड एन इफेक्टिव टूल टू इंप्रूव गवर्नेंस बाय increasing citizen participation, increasing citizen participation in framing and designing, participation in framing and designing of citizen charter, framing and designing of citizen charter, citizen charter। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड को, ऑर्गेनाइजेशन को भी और सिटीजन को भी, एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस का पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि सिटीजन्स देन विल आल्सो ओन दैट चार्टर, ऑर्गेनाइजेशंस कैन आल्सो एट अ लेटर डेट कैन नॉट बैक ट्रैक फ्रॉम दैट चार्टर, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा? वो सभी चीजें, आपसी विश्वास बढ़ेगा, है ना, ओनरशिप होगा प्रोसेस का, एंड दैट विल लीड टू इंप्रूव इन गवर्नेंस। सो यू हैव टू लिंक ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट को आपको जो क्वेश्चन का मेन डिमांड है उससे जोड़ना है। अच्छा, तीसरी बात है कि सिटीजन चार्टर it does not give any legal right, though it acts as a pressure on the organization, it acts as a pressure on the organization, it acts as an accountability mechanism। यह जवाबदेहिता को निर्धारित करने का एक तंत्र स्थापित करता है। लेकिन कई बार ये जो अकाउंटेबिलिटी मीजर है ये उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो यहाँ पर सिटीजन चार्टर की जो पूरी स्कीम है वह इनइफेक्टिव हो जाती है। उसको करने के लिए क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करना पड़ेगा सिटीजन चार्टर में, कि आप कैसे अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करते हैं। और अकाउंटेबिलिटी आप कैसे फिक्स करेंगे, किस प्रकार से फिक्स करेंगे? हैविंग अ क्लियर टाइमलाइन ऑफ और हैविंग अ क्लियर डेडलाइन ऑफ सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी का एक क्लियर टाइमलाइन भी होना चाहिए सिटीजन चार्टर में। होता है कई बार, पर वो स्पेसिफिक रूप से which officer is responsible or which employee of the organization is responsible, so it must give a clarity, नागरिकों को वो क्लैरिटी आनी चाहिए। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को हमें सिटीजन चार्टर के अंतर्गत मजबूत बनाना पड़ेगा। वो किस तरीके से हम बनाएंगे? जब हम स्पेसिफिक टाइमलाइंस, जब हम पब्लिक डिलीवरी के, जब हम पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी के स्पेसिफिक टाइमलाइंस को हम मेंशन करेंगे, इसीलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी इवेड कर पाना, एस्केप कर पाना मुश्किल होगा और गवर्नेंस इंप्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज जो एक इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी सिटीजन चार्टर के संदर्भ में ऑर्गेनाइजेशंस का एक कॉशस अप्रोच भी रहता है। दे डोंट वांट टू डाइवल्ज मच ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में ये खतरा रहता है कि कहीं हमारे ऊपर ज्यादा कठिनाई ना आ जाए। अगर हम ज्यादा डिस्क्लोज कर देंगे अपने प्रोसेसेस को तो बाद में नागरिक हमारे ऊपर सेवाओं को लेकर दबाव बना सकते हैं, पर यह उचित उपयोग सिटीजन चार्टर का नहीं है। फिर सिटीजन चार्टर का मतलब क्या हुआ अगर आप नागरिकों से इंफॉर्मेशन को विथहोल्ड कर रहे हैं? सो द बेसिक थिंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव टूल फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस इज दैट इट शुड डिस्क्लोज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। ओके, सो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अब जैसे ग्रीवांस रिड्रेसल है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल के जो भी मैकेनिज्म है उसको क्लियरली ले डाउन कीजिए, उसको स्पष्ट रूप से बताइए, ताकि नागरिकों को अपने कंप्लेंट को का समाधान करने के लिए
इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है ना। सो ट्रांसपेरेंसी मस्ट बी देयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसेसेस पर्टिकुलरली ग्रीवांस रिड्रेसल। नागरिकों को शिकायत कहाँ होती है, उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता। कंप्लेन रजिस्टर हो गया, कहाँ जाएंगे पता नहीं है, क्या प्रक्रिया होगी पता नहीं, और कई बार संगठन उसे जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं करते। सो प्रोसेसेस पर्टिकुलरली with respect to grievance redressal mechanism, grievance redressal mechanism. Okay, so once the grievance redressal mechanism that is very clear, processes are very clear, organization कोई processes के respect में information withhold नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो complaint redressal है वो जल्दी हो जाएगा, immediate कंप्लेंट रिड्रेसल होगा, त्वरित होगा, और नागरिकों को सही समय पर उनके समस्याओं का हल मिल सकेगा। इससे शासन में सुधार आएगा। अच्छा, पांचवी सबसे बड़ी बात यह है कि सिटीजन चार्टर विच इज ऑल्सो अ कमिटमेंट टुवर्ड्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इट इज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स choice of the citizens, it is a commitment towards overall value that the organization is going to create in the society. नागरिक संहिता में ये सभी बातें होती हैं। सो दीज स्टेटमेंट्स ऑफ वैल्यू, दीज स्टेटमेंट्स ऑफ contributing to the society, they must be very clear, they must be in very clear and precise terms. choices जो organization offer कर रहा है, they must be very clear and precise. So there should be clarity with precise statements, with respect to किसके बारे में हमने बात की, वैल्यूज के बारे में बात की हमने, कॉन्ट्रीब्यूशंस के रिस्पेक्ट में, चॉइसेस के रिस्पेक्ट में बात की, when all these things are there, so ultimately it is going to improve governance. तो हम ये कह सकते हैं कि सिटीजन चार्टर को हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी मेड एन इफेक्टिव टूल टू इम्प्रूव गवर्नेंस इफ दिस काइंड ऑफ अ सिस्टम, अ मैकेनिज्म इज इंश्योर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। ठीक है, कंक्लूजन में क्या बात करेंगे? कंक्लूजन में हम ये बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट के साइड से, गवर्नमेंट, द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, बोथ दे मस्ट इनिशिएट such measures with respect to citizen charter that it becomes a tool for ensuring accountability, it becomes a tool for winning the public trust, है ना। तो आपको इस तरीके से उसको कंक्लूड करना है। फाइन, एंड ऑलवेज रिमेंबर within 125 words we have to do that. Okay, now coming to the next question. Tolerance is the mark of a civilized human being. Discuss the statement with relevant examples. The question is of 8 marks. हिंदी में, सहिष्णुता एक सभ्य मनुष्य की पहचान है। सहिष्णुता सभ्य मनुष्य की पहचान है। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ इस कथन की विवेचना कीजिए। तो उदाहरण भी देना है और आपको रेलेवेंट एग्जाम्पल्स देने हैं, विवेचना करनी। फाइन, टॉलरेंस, सहिष्णुता से जुड़े प्रश्न यूपी पीसीएस में आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं, और जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए जितने भी फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हैं उसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके रिस्पेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आइए, उनके डेफिनेशंस आपके रेडी होने चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके माइंड में सेट होने चाहिए। ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, वी हैव, जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर हम टॉलरेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं अपनी बात की, सहिष्णुता क्या होती है, दूसरा एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग क्या होता है, whom would you call a civilized, एक सभ्य व्यक्ति आप किसे कहेंगे, सभ्य मनुष्य किसे कहेंगे। ओके, तो इन दोनों तरीकों से आप शुरू कर सकते हैं, दोनों को जोड़ कर भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। टॉलरेंस किसे कहते हैं? सहिष्णुता किसी भी भिन्न विचार, किसी भी भिन्न प्रथा, किसी भी भिन्न आचरण, या फिर ऐसा कोई आचरण जो आपके बिलीफ से कन्फ्लिक्ट करता हो, संघर्ष करता हो, उसको भी स्वीकारने की क्षमता, उसको भी स्वीकारने का गुण, उसे ही सहिष्णुता कहते हैं। व्हाट इज टॉलरेंस? सो टॉलरेंस इज द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफरिंग और कन्फ्लिक्टिंग प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर। साधारण भाषा में
दूसरों के भिन्न विचार या आचरण को स्वीकारना, उसे सहन करने की क्षमता रखना, उसे सहन करने का गुण रखना, वही सहिष्णुता है। सहन करना ही सहिष्णुता है। ठीक है, अब बात आती है सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग हम किसे कहेंगे। What is the meaning of civilization? Meaning of civilization is that you adhere to norms, you adhere to certain disciplines, you act according to higher principles, not the baser instincts of human beings, not the baser instincts। हमारे baser instincts क्या है? हम सेल्फिशनेस हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये सभी हमारे बेसर इंस्टिंक्ट्स हैं। इनसे ऊपर उठकर जीना, केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के भी बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, कलेक्टिव बीइंग के बारे में सोचना, ठीक है, उसे हम एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कहते हैं, जिनमें ये सभी लक्षण होते हैं। जो अपने बेसर इंस्टिंक्ट से ऊपर उठ चुका हो, जो समाज में एक प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर हो, जो कि केवल अपने ही लिए नहीं, समस्त समाज के लिए सोचता या सोचती हो, हम उसे एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कहते हैं। एंड व्हाट इज द मार्क ऑफ अ सिविलाइजेशन? द मार्क ऑफ अ सिविलाइजेशन इज प्रोग्रेस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि सकारात्मक दिशा में प्रगतिशील हो, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए और समाज के साथ, उसे हम एक सभ्य मनुष्य कह सकते हैं। तो कई परिभाषाएं हो सकती हैं सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की, और आपको आंसर में क्या करना है? टॉलरेंस इज द मार्क ऑफ ए सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, डिस्कस द स्टेटमेंट विथ रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। तो एक तरफ तो टॉलरेंस है और दूसरी तरफ टॉलरेंस एज द मार्क ऑफ a civilized human being, a civilized human being। okay, and remember आपको इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। कई तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉलरेंस की बात करें और दूसरी तरफ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की बात करें। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग की, सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। सो यू कैन कनेक्ट बोथ ऑफ देम, you have to connect both of them। So what is tolerance? So tolerance is willingness, tolerance is willingness to accept difference, to accept the conflicting ideas। तो कोई व्यक्ति विलिंग कब होगा दूसरों के भी डिफरिंग आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए? जब वो व्यक्ति इतना ब्रॉड माइंडेड होगा। पहली बात तो ये है ना कि ब्रॉड माइंडेड होगा व्यक्ति, नैरो माइंडेड व्यक्ति तो अपने से डिफरिंग आइडियाज को इंटरटेन ही नहीं करेगा, झगड़ जाएगा, गुस्सा करेगा। सो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट डिस्प्लेज ब्रॉड माइंडेडनेस, या ब्रॉड माइंडेडनेस को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज सर्टेनली द मार्क ऑफ अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग। सो whom would you call civilized? किस व्यक्ति को ज्यादा सभ्य कहेंगे? जो ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है या जो संकुचित विचार का व्यक्ति है? स्वाभाविक रूप से जिसके विचार ज्यादा विस्तृत हैं, जिसकी मस्तिष्क ज्यादा विस्तृत है, उसे ही हम एक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग कहेंगे। अच्छा, दूसरी चीज है कि टॉलरेंस यदि किसी व्यक्ति में है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर ईगो या एरोगेंस नहीं है ना। जो अहंकारी व्यक्ति है वो तो कभी टॉलरेंट नहीं हो सकता, वो तो स्वयं को श्रेष्ठ, अपने विचारों को, अपनी पद्धतियों को, अपने धर्म को, अपने संगठन को, या अपनी जो उसकी निष्ठा है जिसके भी प्रति हो, उसको श्रेष्ठ मानेगा, उत्तम मानेगा, ठीक है ना। तो यदि किसी व्यक्ति में टॉलरेंस है तो व्यक्ति में इसका मतलब है कि ईगो कम है, एरोगेंस कम है। एंड सर्टेनली मिनिमम ईगो और एरोगेंस इज अ मार्क ऑफ अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग हु इज इन कंट्रोल ऑफ हिज और हर टेम्पर, जो अपने टेम्पर को नियंत्रण में रखे हुए है। तो निश्चित रूप से जैसे हम ये कह सकते हैं, अच्छा एग्जाम्पल भी आपको देनी है, तो हम जैसे ये कह सकते हैं कि रावण क्या था? रावण एक घमंडी व्यक्ति था। रावण अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं था। रावण इनफैक्ट की किसी को भी अपने से बड़ा पंडित या फिर सूरवीर नहीं मानता था। तो उसका अंत क्या हुआ? वो न केवल खुद को लेकर डूब गया बल्कि अपनी पूरी जनता को, अपने पूरे राज्य को उसने मिटा दिया। तो उसके अंदर टॉलरेंस नहीं था। किस चीज का टॉलरेंस नहीं था? उसे जो सुझाव दिया गया था कि भाई तुम पाप से विमुख हो जाओ, तुम धर्म का रास्ता अपनाओ, तुमने पर स्त्री का अपहरण कर लिया है, तुम उसे उसके पति के पास वापस लौटा दो। सो द पर्सन वाज नॉट टॉलरेंट। उसने अपने कोर्ट में, उसने अपनी सभा में अपमानित किया खुले रूप से जो भी दूत बनकर आते थे, है ना। हमने ये सभी चीजें पढ़ी हैं। तो आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, तुम कह सकते हैं कि वो एक सभ्य मनुष्य नहीं था, इसीलिए दैत्य कहा जाता है। इसीलिए वैसे
उस वैसे स्वभाव के मनुष्यों को क्या कहा जाता है? दैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, ईगो और एरोगेंस। अच्छा, तीसरी बात है कि टॉलरेंस इज द मार्क ऑफ अ रैशनल माइंड, जहां पर कि आप ये मानते हैं कि किसी चीज के और दृष्टिकोण हो सकते हैं, किसी चीज को देखने का और नजरिया हो सकता है। सो इट इज अ मार्क ऑफ अ रैशनल माइंड, रैशनल माइंड, रैशनल माइंड, रैशनल माइंड विच थिंक्स अबाउट मोर पॉसिबिलिटीज, मोर पॉसिबिलिटीज, जहां आप ये नहीं मानते कि आपकी समझ ही अंतिम समझ है और आपके ही विचार सबसे श्रेष्ठ विचार हैं। एक टॉलरेंट व्यक्ति एक रैशनल अप्रोच के साथ चलता है जहां पर कि हर संभावनाएं खुली होती हैं। सो अ पर्सन हु इज डीलिंग विथ पॉसिबिलिटीज, अ पर्सन हु इज इनटू न्यू आइडियाज, हु इज वेलकमिंग टुवर्ड्स न्यू आइडियाज, surely that person or that society will be more civilized compared to a society which considers itself the greatest or the supreme। ठीक है, उसी तरीके से जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस में डाइवर्सिटी आती है। जो भी व्यक्ति टॉलरेंट है उसके विचारों में विविधता होगी, जो भी समाज टॉलरेंट है उस वहां पर डाइवर्सिटी होगी, बहुलता होगी, प्लूरलिज्म होगा। सो टॉलरेंस इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, यह विविधता और बहुलता को लेकर आता है, प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म, and that is essentially a mark of a civilized human being who is ready to live in a diverse society, जो कि एक बहुलतावादी समाज में रहने के लिए अपने आप को सक्षम समझता है, जो कि एक बहुलतावादी समाज को एक बेहतर समाज मानता है, एक डाइवर्स सोसाइटी को जहां हर जाति और धर्म के लोग अपने अपने अधिकारों के साथ गरिमा से जीते हों, वैसे समाज को एक बेहतर समाज मानता है। तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति ज्यादा सिविलाइज्ड है, या वो व्यक्ति ज्यादा सिविलाइज्ड है जो कहे कि नहीं, केवल मेरी ही जाति, मेरा ही धर्म, मेरी ही भाषा, मेरा ही भोजन, मेरा ही पहनावा सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुलता बेहतर है, बहुलता, इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, डाइवर्सिटी एंड प्लुरलिज्म, एट द सेम टाइम टॉलरेंस इट ब्रिंग्स इनोवेशन। टॉलरेंस क्या करता है? वो इनोवेशन लाता है। टॉलरेंस जब व्यक्ति के अंदर वो खुलापन लेकर आता है, सो द पर्सन इज ट्राइंग न्यू आइडियाज, द पर्सन इज एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, दैट इज द पाथ टू प्रोग्रेस। जैसा मैंने कहा, सिविलाइज्ड पर्सन इज मोर अबाउट प्रोग्रेस। सो अ टॉलरेंट पर्सन इज मोर इनोवेटिव, is more experimentative, and as the person is more innovative, ज्यादा नवाचारी व्यक्ति है, eager to try new things, eager to see through new things, so that will ultimately lead to progress, and certainly that is a mark of civilized human being। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जैसे कोई वैज्ञानिक है, तो अगर कोई वैज्ञानिक टॉलरेंट नहीं है न्यू डिस्कवरीज को लेकर, तो वो कभी भी अपने रिसर्च में आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी ज्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस अचीव नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं दैट विल नॉट लीड टू मोर स्ट्रेंथनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। द पर्सन कैन नॉट बी सेड टू बी सिविलाइज्ड if the person is not trying new ideas, if the person is strictly holding to his or her ideas only and rejecting all other ideas just due to ego or arrogance, तो हम उसे कभी भी एक सभ्य व्यक्ति नहीं कह सकते। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि टॉलरेंस इट इज एन एमलगमेशन, टॉलरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस वैल्यूज। टॉलरेंस में आपको जस्टिस भी दिखती है कि यदि आपके विचार, इफ यू आर इंटाइटल्ड टू योर व्यूज, others are also entitled to their views, so it is a sort of framework of justice. Second thing, it also includes the framework of rights, it also includes the framework of duties. So tolerance, ये जो सहिष्णुता का गुण है, ये कोई छोटा मोटा नैतिक गुण नहीं है, ये उस व्यक्ति में, उस उच्चतर नैतिक व्यक्तित्व के ही मनुष्य में विकसित हो सकता है, जिसमें कि न्याय, करुणा, अधिकार, कर्तव्य, इन सभी चीजों का सम्मिश्रण हो, कॉम्बिनेशन हो। सो वी कैन एंड ऑन दैट नोट, एंड श्योरली दैट काइंड ऑफ morally evolved individuals are certainly civilized. So tolerance is essentially the mark of a civilized human being. इस तरीके से अपने हम उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। How can credibility be developed in public life? It is a simple question. What role does integrity plays in this regard? Now it becomes specific. The first sub part of the question is more open, more general, and the second sub part of the question is specific
अपॉन अ सर्टन एथिकल वैल्यू दैट इज इंटेग्रिटी। सो हिंदी में पढ़ें तो सार्वजनिक जीवन में, ये यहाँ पर आपको सार्वजनिक जीवन तक सीमित रहने की बात कर रहा है। सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता कैसे विकसित की जा सकती है, इस संबंध में सत्यनिष्ठा की क्या भूमिका है, या सत्यनिष्ठा क्या भूमिका निभाता है। पहली बात तो ये कि इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर 3 बात कर सकते हैं। पहली तो कि क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता को परिभाषित कर दें, दूसरा कि आप पब्लिक लाइफ को परिभाषित कर दें, और तीसरा कि आप दोनों को मिलाकर, क्रेडिबिलिटी और पब्लिक लाइफ दोनों को एक साथ लेकर आप अपनी बात को शुरू करें। तो व्हाट इज क्रेडिबिलिटी? क्रेडिबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी। विश्वसनीयता किसे कहते हैं? कि आप किसी के भरोसे के लायक हो, यदि आप में यह गुण है तो आप विश्वसनीय हैं। किसी के भरोसे के लायक होना वह विश्वसनीयता है। और किसी के भरोसे के लायक क्यों होंगे? जब आप सच्चाई पर चलेंगे, जब आप ईमानदारी से अपने कार्य को करेंगे, जब आप पंक्चुअल होंगे, और ये सभी नैतिक गुण आप में होंगे। सो क्रेडिबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग, द क्वालिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड बाय अदर्स, इसे हम क्रेडिबिलिटी कहते हैं। पब्लिक लाइफ क्या है? हम जानते हैं कि पब्लिक लाइफ वी कैन से दैट इन विच आवर एक्शंस हैव इन्फ्लुएंस ऑन द वाइडर सोसाइटी एंड वी आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, सो दैट इज अ पब्लिक लाइफ। सार्वजनिक जीवन एक तरीका तो यह है परिभाषित करने का जिसमें कि हमारे एक्शन समाज को प्रभावित करते हों और जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो हमें प्रभावित करती हों। मतलब एक अकेला व्यक्ति वो तभी सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है जब वो ऐसे किसी सिग्निफिकेंट पद पर हो, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पावर होल्ड करता हो, इन्फ्लुएंस होल्ड करता हो सोसाइटी में। ओके, सो अ जर्नलिस्ट इज ऑल्सो इन पब्लिक लाइफ, अ राइटर इज ऑल्सो इन पब्लिक लाइफ, एक सिविल सेवक वो भी सार्वजनिक जीवन में है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर किसी लेखक ने कोई बात लिख दी और उसका लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ा, तो वो भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है। ओके, सो पब्लिक लाइफ। नाउ वी कैन लिंक द क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक लाइफ, दोनों को हम जोड़ सकते हैं कि पब्लिक लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है कि आप झटके से अपनी विश्वसनीयता को खो सकते हैं, और विश्वसनीयता को बनाने में बहुत समय लगता है। विश्वसनीयता एक दिन में विकसित नहीं होती, पर वो खत्म एक झटके में हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो जोड़ते हुए अपनी बात को कह सकते हैं। क्वेश्चन के मेन बॉडी में आए, दो आंसर के दो सब पार्ट्स हैं, क्रेडिबिलिटी कैसे डेवलप होगी और इस रिगार्ड में इंटेग्रिटी का क्या रोल है। हाउ टू डेवलप क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। सबसे पहली तो बात यह है कि practice what you preach. The first most important thing is that cultivating highest morals or standards of public life, moral and standards of public life। सबसे पहली तो बात ये कि सार्वजनिक जीवन में यदि आप हैं तो आपको हाईएस्ट मोरल और स्टैंडर्ड को अपनाना पड़ेगा। हाईएस्ट मोरल और स्टैंडर्ड क्या है? इंक्लूसिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में है यदि मान लीजिए कोई सिविल सेवक है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, भले कितना अच्छा व्यक्ति हो, तो क्या वो विश्वसनीय हो सकता है? कोई राजनेता है मान लीजिए कि और उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति कभी विश्वसनीय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सो ये जो हाईएस्ट मोरल और स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इसको आपको अपनाना है। अब जैसे कि ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या वो विश्वसनीय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, तो कल्टीवेट करिए। सबसे पहले तो अपने अंदर हाईएस्ट मोरल्स और स्टैंडर्ड्स को कल्टीवेट कीजिए, विकसित कीजिए, डेवलप कीजिए, सीखिए। दूसरी चीज है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बहुत लोग ऐसे हैं, पर उपदेश सकल बहुतेरे। उपदेश देने का तो बहुत लोग उपदेश दे देंगे, पर जब उसका आचरण करना हो तो लोग कर नहीं पाते। यदि हम सिविल सेवकों की ही बात करें तो वो लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, पर क्या अपने कार्यों में उसका आचरण कर रहे हैं?
नहीं कर रहे। बाल श्रम के विरुद्ध कई ऐसे कानून हैं, पर आप देखेंगे कि कई के घरों में ही छोटे छोटे बच्चे कार्य करते मिल जाएंगे, जबकि उनको स्कूलों में होना चाहिए। तो विश्वसनीयता आप कैसे जीतेंगे? आप जो कहें आप उसको करें, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, सो दैट इज हाउ यू कैन डेवलप क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। अच्छा, तीसरी चीज है कि कैसे आप विश्वसनीयता बना सकते हैं, तो पार्टिसिपेशन के साथ, कोलैबोरेशन के साथ। आप अकेले सार्वजनिक जीवन में विश्वसनीयता नहीं बना सकते, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ओके, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ लाना पड़ेगा, अपने विचारों से प्रभावित करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति पत्रकार है, और पत्रकार है तो क्या वो बिना जनता से जुड़े विश्वसनीयता प्राप्त कर सकता है? आप केवल स्टूडियो से बैठ के भाषण देते रहिए, क्या उससे विश्वसनीयता आ जाएगी किसी पत्रकार के सार्वजनिक जीवन में? नहीं, उसे जनता से जुड़ना पड़ेगा। जब तक वो जनता से जुड़ के उसकी समस्या को नहीं जानेगा या जानेगी, तब तक उसकी बातें खोखली होंगी, तब तक उसकी बातें हवाई होंगी। तो इसीलिए कोलैबोरेशन जरूरी है, नेटवर्क विथ पीपल, नेटवर्क विथ स्टेक होल्डर्स, एंड नॉट वन बट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, दैट इज एसेंशियल फॉर अ पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो। एक लोक सेवक के लिए भी वो जरूरी है, तो उस बात को समझना है, कोलैबोरेशन एंड बिल्डिंग नेटवर्क। अच्छा, चौथी चीज क्या है? बीइंग अकाउंटेबल। अगर आप प्रश्नों से भागेंगे, भाई साहब कहां तक भागेंगे? सार्वजनिक जीवन में है, कब तक भागेंगे? तो प्रश्नों से जो व्यक्ति भागे वो कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता। द पर्सन कैन नेवर बी ट्रस्टवर्दी इफ अ पर्सन अवॉइड्स क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न लेने के लिए राजी नहीं है, अगर वो उसके पास उत्तर नहीं है, अगर वो उत्तर देने में घबराता हो, तो पब्लिक लाइफ में क्रेडिबिलिटी कहां से आएगी? आपके पास पावर आ सकता है, आपके पास क्रेडिबिलिटी, यू कैन नेवर विन क्रेडिबिलिटी इफ यू आर नॉट रेडी टू फेस क्वेश्चंस। दैट इज व्हाई अकाउंटेबिलिटी will develop credibility in public life. How to develop it? Face the people. Okay, face the people. लोगों के सामने आप में हिम्मत होनी चाहिए अपने एक्शंस को ओन करने की, और जो भी गलतियां अगर हो गई हो उसे स्वीकारने की। सो दैट इज हाउ यू विन क्रेडिबिलिटी। ओके, वेदर इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों परिस्थितियों में। अच्छा, अब चूंकि हम इस पर कई बिंदु लिख सकते हैं, पर हमें 125 शब्द में अपनी बात को सीमित भी रखना है। हम आगे बढ़ेंगे इसमें जो दूसरा सब पार्ट है प्रश्न का, उसकी ओर। वो क्या कह रहा है? व्हाट रोल डज इंटेग्रिटी प्लेज इन दिस रिगार्ड? तो इंटेग्रिटी इसमें क्या रोल प्ले करती है? रोल ऑफ इंटेग्रिटी इन दिस रिगार्ड, लेट अस सी। सत्यनिष्ठा क्या भूमिका इस संदर्भ में निभाती? रोल ऑफ इंटेग्रिटी इन दिस रिगार्ड। अच्छा, सबसे पहली बात कि भाई आपके इंटेग्रिटी क्या होता है? वी नो दैट इंटेग्रिटी इज ट्रूथफुलनेस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ट्रूथफुलनेस इन थॉट एंड एक्शन। आपके विचार और आपके कर्मों में सच्चाई होनी चाहिए। जैसे आपके विचार हो वैसे आपके कर्म हो, ऐसा नहीं कि आप सोच कुछ और रहे हो, कर और कुछ और रहे हो। इंटेग्रिटी को हम दूसरे भी तरीके से डिफाइन करते हैं। सो इंटेग्रिटी इज होल्डिंग ऑन टू एथिकल प्रिंसिपल्स इन वॉट एवर सिचुएशंस कम वॉट में। किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में यदि आप सत्य के मार्ग पर अडिग हैं, वही सत्यनिष्ठा है। सत्य के प्रति संपूर्ण अंतिम निष्ठा रखना ही सत्यनिष्ठा है, वही इंटेग्रिटी है। तो इंटेग्रिटी क्रेडिबिलिटी को कैसे विकसित करता है? सबसे पहले इट लीड्स टू अ सिंसियर मोरल पर्सनैलिटी। यह एक सिंसियर मोरल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है when the person is regarded as sincere, as honest, as incorruptible, है ना। दूसरी चीज कि integrity it makes a person incorruptible, and when you are incorruptible certainly you will gain credibility in public life. public life का सबसे बड़ा इशू क्या है? भ्रष्टाचार। तो यदि कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी का व्यक्ति है, जिसके ऊपर कोई संदेह नहीं हो सकता, जिसके मोरल कैरेक्टर पर कोई डाउट नहीं है, वो व्यक्ति इनकरप्टिबल है, सो ऑब्वियसली ही और शी वुड गेन क्रेडिबिलिटी। अच्छा, तीसरी चीज है कि इंटेग्रिटी क्या लाता है? इंटेग्रिटी एक क्लैरिटी लाता है। इंटेग्रिटी अपने आप में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑल डायलेमाज, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सो व्हेन देयर इज नो डायलेमा, नो कंफ्यूजन, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अल्टीमेटली व्यक्ति दूसरे का भरोसा जीतता है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का संघर्षों का, हितों का कोई टकराव नहीं है। ओके, सो इंटेग्रिटी का रोल क्या है? इट एलिमिनेट्स एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट।
कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सो अल्टीमेटली इट मीन्स क्रेडिबिलिटी। अच्छा, चौथी चीज क्या है कि इंटीग्रिटी, इट गेट्स यू कमांड रेस्पेक्ट, it gets you command respect, and when you command respect within your organization or outside the organization in public life, जब आपके प्रति लोगों में सम्मान होता है तो उनका भरोसा होता ही होता है, ठीक है। और सम्मान किस लिए है? आपके कर्मों की वजह से है, आपके कार्यों के वजह से है, आपके विचारों के वजह से है। ओके, सो इंटेग्रिटी, इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू कमांड respect, and in turn it leads to credibility. So we can write in the conclusion that credibility is essential for long term actions in public life. यदि कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक सार्वजनिक जीवन में प्रासंगिक बना रहना चाहता है तो उस व्यक्ति को क्रेडिबिलिटी चाहिए ही चाहिए, उस व्यक्ति को समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा और विश्वसनीयता जितनी पड़ेगी, that happens not in a day. Okay, it takes a lifetime to win क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक लाइफ। तो आपको कंक्लूजन उस तरीके से शॉर्ट में करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज, डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज थ्रेटेन अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। नाउ इट इज अ क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस विच इज अ पार्ट ऑफ योर यूपीपीसीएस जीएस पेपर 4 मेंस सिलेबस। क्या कह रहा है प्रश्न? नैतिक मूल्यों में गिरावट, ठीक बात है, एक नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को खतरे में डालती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यहां पर डायरेक्टिव वर्ड है व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हम इसमें दो तीन तरीके से दे सकते हैं। पहला है अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑन द रोल ऑफ एथिक्स, नैतिकता की भूमिका, एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की क्या भूमिका होती है, उस संदर्भ में हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि भाई यूनिवर्सल वैल्यूज भी करके कुछ होते हैं, मोरल रिलेटिविज्म अगर है तो मोरल एब्सोल्यूटिज्म भी है, केवल नैतिक सापेक्षता तो है नहीं, तो यूनिवर्सल वैल्यूज वो अप्लाई होते हैं पूरी दुनिया पर, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी, संस्थानों में, संबंधों में, अंतःक्रियाओं में, हर जगह वो मूल्य आवश्यक होते हैं। तो एथिक्स इन आईआर की हम बात कर सकते हैं। दूसरा, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की हम बात कर सकते हैं। व्हाट इज रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर? एज द क्वेश्चन इज सेंटर्ड ऑन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो स्थापित नियमों से, जो उच्च नैतिक नियमों से, मानकों से चलती हो, जो कि लॉ से चलती हो, जो एक इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क से चलती हो, हम उसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। विशेषकर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदारवादी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जो नियम हैं, जो मानक हैं, मूल्य हैं, उनके द्वारा वैश्विक जो संरचना है वो संचालित हो रही है। जो ग्लोबल गवर्नेंस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पर्टिकुलरली, वो लिबरल आइडियाज के साथ संचालित हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो या उनके एक्शंस हो, यूनाइटेड नेशंस हो या और दूसरे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो उसे ही हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं। इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज थ्रेटन्स अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज, इन मोरल वैल्यूज थ्रेटन अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अच्छा, ठीक, हमने रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर समझ लिया। चलता किससे है भाई? नॉर्म से चलता है, लॉस से चलता है, रेगुलेशन से चलता है, कन्वेंशन से, ट्रीटीज से, इसी से इंटरनेशनल ऑर्डर चलता है, पर्टिकुलरली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट वी आर विटनेसिंग। अब अगर मोरल वैल्यूज में ही डिक्लाइन हो जाए, जो कि उन कन्वेंशंस और ट्रीटीज के स्रोत में है ना। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इंटेग्रिटी। अगर हम इंटेग्रिटी के ह्रास की बात करें, सो द लीडर्स आर लैकिंग इंटेग्रिटी, लीडर्स में इंटेग्रिटी नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स में। और कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे लोग हैं, हु आर इन्वॉल्व्ड इन दी डिस्कशंस एंड नेगोशिएशंस इन दी इंटरनेशनल स्फीयर, दे आर प्रोन टू करप्शन। उसमें डील्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिफेंस डील्स की बात करें, रक्षा सौदों की बात करें, उसमें कई उच्च स्तरीय
घोटाले सामने आते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं, भारत और भारत से बाहर भी, है ना। और हथियारों के बदले कई प्रकार के फायदों का लेन देन होता है। सो द इंटेग्रिटी व्हेन लीडर्स बिकम करप्टिबल, सो इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ, इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ नेशनल, इट लीड्स टू डाइल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी। ये सुरक्षा को क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो। और इससे फिर क्या होता है कि रूल्स का वायलेशन होता है। जब करप्शन होगा तो रूल का वायलेशन होगा, जब रूल का वायलेशन होगा तो जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है वह कमजोर होगा, उस पर खतरा आएगा, खतरा मंडराएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज की नेक्सस विथ आप कह सकते हैं वायलेटर्स। जो वायलेटर्स हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, जो रोग एलिमेंट्स हैं, जो रोग एलिमेंट्स हैं, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हों, नॉन स्टेट एक्टर्स हों, नेक्सस विथ रोग एलिमेंट्स, चाहे वो स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, वो क्या करता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को डिसरप्ट करता है, थ्रेटन करता है। किस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें टेररिज्म का, नॉन स्टेट एक्टर, हमने हाल फिलहाल में भी देखा कि पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी हमला किया गया भारत में, पहलगांव में, और उसमें कितने निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए। तो इस तरीके से जो रोग एलिमेंट्स के साथ, टेररिस्ट सबके साथ जो गठजोड़ स्टेट एक्टर्स का होता है, दो इंडिया हैज नाउ डेज मेड अ stand that they will not differentiate, we will not differentiate between the state and non-state actors, at least when it comes to terrorism sponsored by Pakistan। तो अब हम बात करें कि जैसे नेक्सस है इन रोग एलिमेंट्स के साथ, तो उससे क्या है, टेररिज्म जैसी घटनाएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। अभी हमने हाल में देखा भी, भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जिस प्रकार से हुआ, तो इससे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, न्यूक्लियर टेंशंस राइज हो जाते हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर और जो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसकी स्थिति बनने लगती है, ठीक है ना। तो ये बात हो गई नेक्सस। तो ये डिक्लाइन इन मोरल वैल्यूज ही तो है। तीसरी चीज फेवरेटिज्म, 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 पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो ट्रेड पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो सिक्योरिटी इशूज के रिस्पेक्ट में हो, किसी भी रिस्पेक्ट में हो, जब आप भेदभाव करने लगते हैं देशों के बीच में नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, या फिर पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल लीडर का अपना इंटरेस्ट हो, सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखनी हो, सत्ता पर अपने कब्जे को बनाए रखना हो, तो वैसे स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है, पक्षपात करता है, फेवरेटिज्म करता है, किसी पर्टिकुलर देश के साथ, संगठन के साथ, संस्था के साथ संबंधों को और मजबूत करता है। वैसी स्थिति में क्या होता है, इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वीकनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, वीकनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और जब नेशनल इंटरेस्ट वीकेन होते हैं तो फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो जाते हैं, संस्था, संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं वो इस फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन से कमजोर हो जाते हैं। आप उदाहरण लीजिए ना, जो IMF, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ऑल दीज आर कंसीडर्ड टू बी इन सम वे, दे आर कंसीडर्ड टू बी दैट दे प्रमोट द वेस्टर्न इंटरेस्ट। उनके ऊपर यह हमेशा आरोप लगता है कि वो पश्चिमी हितों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और धीरे धीरे इसी कारण देशों की जो विमुखता है, चाहे वो IMF से हो, चाहे वो WTO से हो, वो बढ़ती जाती है, वो उसके नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, है ना। सो व्हाट इट डज, इट लीड्स टू वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वीकनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड certainly it threatens a rule based international order, so we can say that decline in moral values does so। अच्छा, चौथी चीज है सेल्फ इंटरेस्ट। चौथी क्या चीज है, इंक्रीज इन सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट। जहां पर देश शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं लॉन्ग टर्म कॉमन गोल्स के पर्सपेक्टिव में। जैसे हम क्लाइमेट चेंज के आलोक में बात करें, सो देयर वाज अ फैंटास्टिक ट्रीटी डन बाय द नेशंस इन 2015, द पेरिस क्लाइमेट डील, और जिसमें कि टारगेट सेट किए गए थे, एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बना, सब कुछ तैयार किया गया। बट लेटली द यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मिस्टर ट्रंप, तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट डील से अपने आप को विड्रॉ किया।
कई सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ किया। पेरिस क्लाइमेट डील से इस नाम पे किया कि वहां पर फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाए, दूसरे देशों को माल बेचा जाए। तो जहां पर सेल्फ इंटरेस्ट काबिज हो जाता है, वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय आपस में सहमति के बाद स्थापित किए गए नियम हैं, ढांचे हैं, कन्वेंशंस हैं, वो कमजोर स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज का कन्वर्सेशन है वो वीकेन हो चुका है, क्योंकि उसमें जो लार्जेस्ट एमिटर्स थे, लार्जेस्ट एमिटर जो थे वो अपनी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, सब अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। और आज के टाइम पे ये जो क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की बात थी, सबके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन किए गए थे। सीबीडीआर की हम बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो वहां पर उसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती मिलती है। सो वी कैन गो ऑन एनालाइजिंग एंड वी कैन गिव एग्जाम्पल्स एज आई साइटेड यू, जैसा मैंने आपको पेरिस जलवायु संधि की बात की। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आप इस प्रकार से बात कर सकते हैं। कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए मोरल वैल्यूज का स्ट्रेंथन होना एसेंशियल है। इसके लिए जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं और जो लीडरशिप है उसे विशेष रूप से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो जनता है उसे उन मूल्यों के प्रति संपूर्ण समर्पण बनाए रखना होगा, कटिबद्धता बनाए रखनी होगी, तभी जाकर कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे मूल्य आधारित, नियम आधारित व्यवस्थाएं जारी रह सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक सुझाव के तौर पर बात को अपनी अंत कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आपको, हमारे चैनल पर आप वीडियो में जाकर कमेंट कर बताएं। आपके सुझावों की हमेशा प्रतीक्षा रहती है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अलग अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।